हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में फिर से आप लोगों का एक बार वेलकम करता हूं। तो पिछले 2 दिनों से मैं लगातार क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की वीडियोस डालता आया हूं। तो मैंने आज सोचा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की वीडियो भी डाली जाए। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे विनीत भारद्वाज मैथ्स तो आपको मेरा चैनल नज़र आ जाता है। अभी फ़िलहाल इसमें 374 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप लोगों का साथ रहा तो जल्दी ही हम इसका काउंट बहुत अच्छा बढ़ा देंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जो इससे पहले मैंने वीडियोस डाली थी वो कौन से कंटेंट से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है हमारे पास वीडियोस, रियल नंबर से रिलेटेड है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं, आप देखिए और अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। अब हम चलते हैं आज के कंटेंट पर। आज का जो कंटेंट है वो हम सीखने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एमसीक्यूज़ ही कर रहे हैं हम फिलहाल। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके सामने है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि होता क्या है इस कंसेप्ट में। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो उनकी दो इक्वेशंस पक्का होंगी। इस लाइन की इक्वेशन अलग होगी, इस लाइन की इक्वेशन अलग होगी। अगर दो लाइंस हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग नेचर की हो सकती हैं, या फिर वो पैरेलल नेचर की हो सकती हैं, या फिर वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। इतना आपको आता होगा। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस तब होती हैं जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आता। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आता। लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल आ जाते हैं, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आते हैं। और लाइंस कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तब होती है जब ये तीनों रेशियोज़ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों रेशियोज़ इक्वल हो जाते हैं, तब लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती हैं। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये लाइंस है इंटरसेक्टिंग, ये लाइंस है पैरेलल और ये लाइंस है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सिमिलरली आप पैरेलल लाइंस में देख सकते हो कि ये दोनों लाइंस कभी भी आपस में मीट करेंगी ही नहीं, ये आपस में मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगी, कभी मीट नहीं करेंगी। इसीलिए हमें यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता और हम बोलते हैं यहाँ पे नो सॉल्यूशन। एंड कोइंसिडेंट लाइंस में आप देखोगे ये दोनों लाइंस बार बार मीट करे जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर एक बार बार मीट करे जा रही है, तो हम कह सकते हैं ये इनफाइनाइट टाइम्स एक दूसरे के ऊपर है। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमको? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जिस जिस केस में हमको सॉल्यूशन मिलता है, फॉर एग्जांपल हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला इंटरसेक्टिंग लाइंस में और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले हमको कोइंसिडेंट लाइंस में, इन दोनों केसेस को बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट सिस्टम। एंड वो सिस्टम जिसमें हमें कोई सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, जिसमें हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और ये कब देखने को मिलता है हमको इनकंसिस्टेंट सिस्टम? ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ पैरेलल वाले केस में। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस कंसिस्टेंट सिस्टम बनाती है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। कोइंसिडेंट जो लाइंस होती हैं उसमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन, तो वो भी कंसिस्टेंट सिस्टम है। लेकिन पैरेलल लाइंस कोई सॉल्यूशन नहीं बनाती हैं, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। इसको फटाफट से आप नोट कर लिए, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिर आलस में आ जाओगे, बाद में उसको नोट करना भूल जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि आप वीडियो को पॉज कर लो, नोट करो कॉपी में, फिर इस वीडियो को रिज्यूम करो।
आई होप अब तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ के बतानी है और दो इक्वेशंस दे रखी है। दो इक्वेशंस कौन सी मैं लिख देता हूँ, के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, और हमें दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन। आप खुद बताओ यूनिक सॉल्यूशन कब अवेलेबल होता है? यूनिक सॉल्यूशन अवेलेबल होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में। अगर आप फिर भी रिमाइंड नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी कॉपी में चेक करो। अगर आपने नोट किया था तो आप चेक करो अपनी नोटबुक में, वहाँ पे मैंने अभी लिखवाया था कि यूनिक सॉल्यूशन तब मिलता है जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है -2। ये दोनों रेशियोज़ इक्वल नहीं होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, -1 और -2 का जो माइनस का साइन है वो कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2k इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 3 आ चुका है हमारे पास। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन इस बार हमसे यूनिक सॉल्यूशन की बात नहीं करी गई है, हमसे बात करी गई है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दो इक्वेशंस जो हैं वो हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ 4x प्लस ky इक्वल टू 10। अपनी नोटबुक में चेक करो, अभी लिखवाया था मैंने जस्ट कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तब मिलते हैं जब हमारे पास कैसे इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तब मिलते हैं जब लाइंस होती है कोइंसिडेंट, लाइंस होती है कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइंस के केसेस में हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर आप ध्यान से चेक करोगे a1/a2 यहाँ पर आ जाएगा 2/4 इक्वल टू b1/b2 आ जाएगा हमारे पास 3/k इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा हमारे पास 5/10। क्लियर हो गया इतना? 2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 5 और 10 को कैंसिल करेंगे तो भी 1/2 आएगा। इसका मतलब 3/k 1/2 के ही इक्वल होगा, चाहे राइट वाला 1/2 हो चाहे लेफ्ट वाला 1/2 हो। इसीलिए हम 3/k को 1/2 के इक्वल पुट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 2 6k। तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 6। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें नो सॉल्यूशन के बारे में बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आप एक बार पढ़ सकते हो इसको। सो बेसिकली जो दो इक्वेशंस गिवन है हमें वो हैं x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। और हमें बोला गया है कि जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आप खुद बताओ मेरे को सोच के, नो सॉल्यूशन कब अवेलेबल होता है? जब लाइंस कैसी होती हैं? नो सॉल्यूशन तब होता है जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। यहाँ पर पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन हमें लिखी हुई है, अब हम अप्लाई कर देते हैं। a1/a2 कितना हो जाएगा? 1/5 इक्वल टू b1/b2 कितना हो जाएगा? 2/k नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 कितना है? -3/7। अब देखिए इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो k इक्वल हो जाएगा किसके? 10 के। k किसके इक्वल हो जाएगा? 10 के। और हमसे पूछा गया था कि वैल्यू बताओ किसकी? k की। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। k की वैल्यू 10 आ चुकी है। आपके मन में आ रहा होगा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कर नहीं सकते। उसका रीज़न ये है, हमसे पूछा गया k की वैल्यू बताओ, ये नहीं पूछा गया कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने इस दोनों जो ये रेशियो हैं इनको सॉल्व किया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपके सामने है। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? नॉन ज़ीरो। अब नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, आप सोच के बताइए कि सॉल्यूशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब सॉल्यूशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए मतलब कि नो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो, अगर लिखा होता नो सॉल्यूशन
नो सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो, इसका मतलब ये होता है नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन कि x की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया? मतलब x की वैल्यू कुछ और भी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस x की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया इसने, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, अगर x की वैल्यू ज़ीरो हो जाती बाई चांस, तो जो पहली इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू ज़ीरो, अगर x की वैल्यू ज़ीरो हो जाती तो 5y ज़ीरो हो जाता, तो y की वैल्यू क्या आ जाती, ज़ीरो। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन जो है kx प्लस 10y इक्वल टू ज़ीरो, इसमें अगर x की वैल्यू ज़ीरो हो जाती तो y की वैल्यू फिर से यहाँ पे क्या आ जाती, ज़ीरो। मतलब x भी ज़ीरो और y भी ज़ीरो। तो जो क्वेश्चन बनाने वाला है, तो उस बंदे ने ये बोला है कि x और y की वैल्यू ज़ीरो होनी ही नहीं चाहिए, बाकी कुछ और भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके लिए हमें k की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा अगर ज़ीरो नहीं होगा तो। अब कुछ ना कुछ सोल्यूशन कब मिल सकता है हमको, या तो लाइंस हमारी कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो, या फिर लाइंस कैसी हो, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दे रही हो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। जो दो इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल है वो है 3x प्लस 5y इक्वल टू ज़ीरो एंड kx प्लस 10y इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम इसमें ये कंडीशन लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं, 3/k इज़ इक्वल टू 5/10। ओके, तो 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10। अब हमारे पास जो आ चुका है रेशियो, वो आ चुका है 3/k इज़ इक्वल टू 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। k की वैल्यू 6 आ गई, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे, उनके मन में डाउट आ रहा होगा, सर आपने तो बोला था कि सॉल्यूशन नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब x और y की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कुछ और भी हो सकती है। तो यूनिक सॉल्यूशन एक केस हो सकता है, लेकिन इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस भी तो हो सकता था, आपने वो तो डिस्कस किया ही नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला केस क्यों नहीं हो सकता। वैसे आप इसको टिक कर लो, k इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसका आंसर क्यों नहीं है, या फिर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसका केस क्यों नहीं बन रहा। देखिए, जो इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस का केस होता है उसमें कंडीशन बनती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर हम यहाँ पे a1/a2 करते तो ये आ जाता हमारे पास 3/k, ये इक्वल आ जाता b1/b2 के, ये हो जाता 5/10, और c1/c2 हो जाता 0/0। लेकिन 0/0 इज़ नॉट डिफाइंड, उसकी कोई वैल्यू हमें पता ही नहीं है। 0/0 की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, 0/0 की वैल्यू इन्फाइनाइट भी हो सकती है, 0/0 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0/0 की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया? इसीलिए इन्फाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाला केस ही पॉसिबल होगा। और वहाँ से हमने आंसर ऑलरेडी निकाल ही लिया है कि की वैल्यू 6 आ चुकी है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं जिसमें हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है अगर सॉल्यूशन कैसा हो, नो सॉल्यूशन। तो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन इज़ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। जो दो इक्वेशंस हमें गिवन हैं उसमें अगर हम a1/a2 निकालते हैं तो आ जाएगा 1/3, b1/b2 लगाते हैं तो आ जाएगा 2/k, c1/c2 अगर हम लगाते हैं तो वो आ जाएगा 5/-15। देखिए इसमें एक लोचा था, मैं आपको समझाता हूँ। पहले दोनों इक्वेशंस इधर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या। इधर जो 5 है वो इक्वल टू के राइट में है, 5 जो है वो इक्वल टू के राइट में है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 15 जो कि कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू के लेफ्ट में है। तो या तो कांस्टेंट टर्म्स दोनों इक्वल टू के राइट में होनी चाहिए, या फिर कांस्टेंट टर्म्स इक्वल टू के लेफ्ट में होनी चाहिए। तो क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 5 इक्वल टू के राइट में लिखा जा चुका है, तो +15 को मैं राइट में भेज रहा हूँ, तो वो बन चुका है -15। और यही रीज़न है c1/c2 जब हम कर रहे हैं तो 5/-15 लिखा है। अब ध्यान से देखो आप,
अगर मैं इस वाले रेशियो के पेयर को सॉल्व करना चाहूँ तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के और 1 को मल्टीप्लाई किया तो के, इक्वल टू का साइन है बीच में इसलिए इक्वल टू, 3 2 ज़ा 6, तो के की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया आप सबको? फटाफट से नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, दो इक्वेशंस, और दो इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल हो, देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशंस आर। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं और वो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, ये भी दे रखा है। देखो, जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी थी तब मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट सिस्टम सिर्फ दो ही केसेस में पॉसिबल है, या तो वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर वो हो जाती है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब आप देख लो कहाँ कहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, ए बी सी डी, तो क्लियरली डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में इंटरसेक्टिंग भी लिखा हुआ है और कोइंसिडेंट भी लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि जो लाइंस हैं वो कैसा सॉल्यूशन दे रही हैं, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। अब दोनों इक्वेशंस में लिख देता हूँ एक बार, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस ky इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हम a1/a2 निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 2/4, b1/b2 हो जाएगा 3/k और c1/c2 हो जाएगा 5/10। जो सबसे लेफ़्ट वाला रेशियो है और जो सबसे राइट वाला रेशियो है, दोनों को सिंप्लीफाई करने पे 1/2 ही आ रहा है। इसका मतलब 3/k 1/2 के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, के और 1 को मल्टीप्लाई किया तो के, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6, तो के की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो 6 है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं फटाफट से दूसरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है दो इक्वेशंस है हमारे पास और सॉल्यूशन कैसा है, नो सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। ओके, जो दो इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो है kx माइनस 5y इक्वल टू 2 एंड 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। यहाँ से a1/a2 निकाल लो, कितना आ जाएगा k/6, b1/b2 निकालो, वो आ जाएगा -5/2 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 2/7। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, k इक्वल टू या k नॉट इक्वल टू। क्वेश्चन में लिखा हुआ है k इक्वल टू, इसलिए हम ये दोनों रेशियोज़ को पकड़ेंगे। अगर लिखा होता k नॉट इक्वल टू तो हम इन दोनों रेशियोज़ को सॉल्व करते हैं। फिलहाल हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको नीचे लिखते हैं, 2k इज़ इक्वल टू 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो 30, लेकिन माइनस के साइन की वजह से हो चुका है -30। k इज़ इक्वल टू -30/2, तो k की वैल्यू आ चुकी है -15। k की वैल्यू कितनी आ चुकी है -15। सो बेसिकली करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। 8th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, k इज़ इक्वल टू -15। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 9। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 हमें दो इक्वेशंस दी हुई है और इस बार एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है। बेसिकली ये हमें बोला गया है कि x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है और x इक्वल टू a और y इक्वल टू b सॉल्यूशन है दो इक्वेशंस का। दो इक्वेशंस कौन सी अवेलेबल है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो बताइए क्या आएगा, -y प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलके हो जाएगा 2x, x प्लस x 2x होता है क्योंकि 2 और 4 को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6। क्लियर हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3। अगर हम इस x की वैल्यू 3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये जाएगा 3
माइनस वाई इक्वल टू 2। इस 2 को अगर मैं लेफ़्ट में भेजूँगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और इस माइनस वाई को अगर मैं राइट में भेजूँगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से 1। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x a था और y b था। लेकिन अभी हमने देखा x की वैल्यू कितनी आई है 3, और y की वैल्यू कितनी आई है 1। इसीलिए a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 1 है। तो हमसे पूछा गया था a और b की वैल्यू बताओ, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज a की वैल्यू 3 आई है और b की वैल्यू 1 आई है। तो जो 9th क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है को इंसिडेंट लाइन्स से रिलेटेड। फटाफट से आप इसको एक बार ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि अब तक हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब तक तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा और आपका करेक्ट आंसर आ भी गया होगा। चलिए अब हम रिज्यूम करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दे रखी हैं 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। हमें दे रखी है को इंसिडेंट लाइन्स। को इंसिडेंट लाइन की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 कितना आएगा 3/6 आएगा, b1/b2 कितना आएगा -1/-k, और c1/c2 आएगा 8/16। क्लियर हो गया इतना? ध्यान से देखो, 3 और 6 को कट करेंगे तो 1/2 आएगा, 8 और 16 को कट करेंगे तो भी 1/2 आएगा, और माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1/k इक्वल आ चुका है 1/2 के, तो k इक्वल हो चुका है 2k। k किसके इक्वल आ चुका है 2k। सो k इक्वल टू 2 इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को आप बार बार देखो, बार बार लूप में लगातार देखते रहो, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। जितने टाइम में आप लोग यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट करते हो कि थोड़ी देर हम गाना सुन लेते हैं, थोड़ी देर कोई कुछ फ़नी क्लिप्स देख लेते हैं या न्यूज़ देख लेते हैं, कुछ भी जो आपके देखते हो, आप टाइम वेस्ट करते हो बेसिकली। अभी आपके बोर्ड्स पास में आ रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को दो। अगर आप यूट्यूब पर आ भी रहे हो तो सिर्फ अपने काम से आओ और काम करने के बाद निकलो। देखो, अगर सबसे पहले आप पकड़ो एक टीचर को जिससे आपको समझ में आ रहा है। सपोज़ आपको मेरा कंटेंट रेलिवेंट लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को जो सर पढ़ा रहे हैं मेरे को समझ में आ रहा है, तो आप सिर्फ इसी वीडियो को देखो। अगर आपको किसी और टीचर का समझ में आ रहा है तो सिर्फ उसी से कांटेक्ट बनाए रखो, एक गुरु बनाओ और उसी के पीछे लगे रहो। इधर उधर भगते रहोगे तो किसी का भला नहीं होना, तुम डाइवर्ट होते जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। क्लियर हो गया? दो नाव पे पैर रखने पर हमेशा अपना ही नुकसान होता है, याद रखना। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से। आई होप आप लोग बहुत हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सर्दियाँ आ रही हैं तो अपना टेक केयर करिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए प्लीज़। ओके, बाय।